Hello friends and welcome to my channel. Today we'll discuss yet another school of jurisprudence, that is the sociological school of jurisprudence. लॉ जो है वो सोसाइटी से भी तैयार होता है और ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थिंकिंग है, ये सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से आती है। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऑथर्स को डिस्कस करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट। ऑथर्स लाइक ऑगस्टे कॉम्टे, एरिंग, एरलिक, ड्यूगेट एंड रॉस्को पाउंड, ये जो कुछ ऑथर्स जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में देते हैं, उनकी थ्योरी को आज हम समझेंगे। दिस इज़ डॉक्टर बंसोड़े एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। सो लेट्स discuss about the school of sociological jurisprudence. Now लॉ जो है, जब हम मानते हैं कि सोसाइटी से आता है, तो सोसाइटी जो है वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज होती है थ्रू कस्टम और रेगुलेट की जाती है थ्रू सोशल सैंक्शंस। एंड सो इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कस्टम से वो सोसाइटी हम डेवलप होती हुई देखते हैं। एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी ने जो कुछ सैंक्शंस रिकॉग्नाइज किए हैं, उससे भी वो सोसाइटी जो है गवर्न की जाती है। एंड इन दिस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हम ऐसा देखते हैं कि जिसमें रिलीजियस पावर वाज एट इट्स पीक और रिलीजियस हेड जो है वो वहाँ पे एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हुए हम देखते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम व्हेन कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो स्लोली सोसाइटी शिफ्ट कर देती है और उसमें जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट है वो वहाँ पे एक डोमिनेंटली रिकॉग्नाइज होता हुआ हम देखते हैं। और इसमें हम इंस्टीट्यूशंस को पावर देते हैं एंड वो इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को रेगुलेट करने लगता है। लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल सेंस है, इंडिविजुअल लिबर्टी है या इंडिविजुअलिज्म है, वो वहाँ पे कर्ब होता हुआ हम देखते हैं। एंड सो द निगेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म अगेन टेकन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट और द सोसाइटी। एंड देन इसके अगेंस्ट एक इंडिविजुअलिज्म जो है वो वहाँ पे आ जाता है और इंडिविजुअलिज्म को हम एजर्ट करने लगते हैं। जैसे लेजिस फेरे में वी गिव द फुल फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एंटरप्राइजेस एंड देयर इज़ नो एनी कंट्रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। लेकिन जब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि जिसमें फुल लिबर्टी इंडिविजुअल को हम देते हैं फॉर द डेवलपमेंट, सो वहाँ पे एक दूसरी एक सिस्टम आने के चांसेस होते हैं। और वो सिस्टम है कि एक तरफ आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को फ्रीडम देते हैं टू मल्टीप्लाई देयर रिसोर्सेस इन द सिस्टम, और एक दूसरा जो लार्जर बंच है सोसाइटी का, वो इनइक्वल मैनर में वहाँ पे डेवलप होने लगता है। और वहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जो कि we witness from the industrial revolution in the history, and that is the very cause for the development of this sociological school of jurisprudence. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर मैनर में वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे हाईलाइट करता है। और उसी की वजह से ये सोशोलॉजिकल स्कूल जो है वो वहाँ पे आइडियोलॉजिकल मैनर में सामने आता है। तो सोशोलॉजिकल स्कूल जो है वो कंसर्न करता है विथ मैन, बट मैन नॉट एज एन इंडिविजुअल बट मैन एज एन एसोसिएशन, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे हम कंसर्न इंडिविजुअल का ही ले रहे हैं, लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ
that particular individual itself, but the person who is a member of the community, who is a part and parcel of society, who is in association with the society. We are discussing, we are talking, or sociological school is concerned with that particular individual. Not only that, sociological school मानता है कि law is nothing but the social function. law एक social function है, and so यहाँ पे हम बिलीव करते हैं इन द ह्यूमन सोसाइटी, और ऐसी ह्यूमन सोसाइटी जो कंसर्न करती है विद द एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। और ये एक्सटर्नल रिलेशंस जो हम सोसाइटी में देखते हैं, सोसाइटी में जब इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ये एक्सटर्नल रिलेशंस हम ट्रेस करते हैं। सो सोशियोलॉजिकल स्कूल कंसर्न विथ दिस पर्टिकुलर फैक्टर आल्सो। एंड सो जहाँ तक लॉ की हम बात करते हैं इन द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ is instrumental for seeking a justice, and that is a social justice. That is the very principle what advocated by the sociological school itself. And now let's begin with the authors. जहाँ पे ये जो मैंने authors आपको बोले, वो authors in this particular sociological school of jurisprudence ये कैसे अपने theory को propound करते हैं, कैसे उसको advocate करते हैं। नाउ इसमें पहले ऑथर है ऑगस्ट कॉम्टे। नाउ ऑगस्ट कॉम्टे हु इज़ नोन एज अ फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, इन्हें साइंस ऑफ सोशियोलॉजी के फाउंडर बोला जाता है। सोसाइटी जो है अकॉर्डिंग टू कॉम्टे इज़ कंसिडर एज अ लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी। तो ये मानते हैं कि एक सोसाइटी जो है लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें हम साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, एंड इसमें किसी भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन को हम वहाँ पे कंसर्न में नहीं लेते हैं। तो ही बिलीव इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी, एंड इन दिस वाइल्ड propounding this particular concept, he emphasized that man is a social animal। और हम मानते हैं कि जो इंसान है वो सोशल एनिमल है, विदाउट सोसाइटी वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। एंड सो मे बी द क्लब है, ग्रुप्स है, एसोसिएशंस है, कम्युनिटी एसोसिएशंस है, उससे इंसान जो है वो कनेक्टेड है, एंड यू कैनॉट सेपरेट दैट एसोसिएशन ऑफ अ मैन विद द सोसाइटी। एंड सो ऑगस्ट कॉम्टे जो है वो बिलीव करते हैं इन द दैट पर्टिकुलर सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, कि जिसमें लीगल सिस्टम विदाउट द सोशल एसोसिएशन, विदाउट दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी एसोसिएशन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑथर विच इज़ नोन एज ऑगस्ट कॉम्टे। दूसरे एक ऑथर हैं जो डिगेट करके हैं, एंड दिस ऑथर rightly from 1859 to 1928, the period of this Digett, you can understand. A well-known author or professor of constitutional law, and ये directly attack करते हैं on the traditional concept of state, sovereign or sovereignty and law. So Digett जो है वो importantly जाने जाते हैं फॉर द कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ही एडवोकेटेड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, एंड ही बेसिकली गिव द न्यू अप्रोच, जो सोसाइटी के बारे में एक नया अप्रोच जो है वो देने का काम जो है वो डिगेट यहाँ पे करते हैं। एंड बाय गिविंग हिज प्रिंसिपल, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, he advocated the new dimension to the sociological school of jurisprudence. Now जहाँ तक हम social solidarity की बात हम करते हैं, तो social solidarity is nothing but the interdependence of the people। तो जहाँ तक interdependence of the people इसको हम समझते हैं, तो modern time जब हम देखते हैं
in an organized society, तो increase in the knowledge, increase in the knowledge of a man, his mastery over the things और material object, तो हम देखते हैं कि एक इंटरडिपेंडेंस जो है वो वहाँ पे तैयार हुआ है, जो सर्विसेज है वो वहाँ पे जनरेट हुई है, और ये सर्विसेज हमेशा हम फेलो बीइंग्स के लिए तैयार करते हैं। एंड वी अंडरस्टैंड कि जब भी हम सोसाइटी को देखते हैं तो हम सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। सोसाइटी में जो फेलो बीइंग होते हैं, जो ऐसे सर्विसेज हमें देते हैं, और हम उनके सर्विसेज के बेसिस पे अपनी जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे करते हैं, और इसे सोशल सॉलिडारिटी बोला जाता है। अभी इसमें जो रोल ऑफ स्टेट होता है, वो रोल ऑफ स्टेट जो है वो बहुत ही मिनिमम होता है। एंड देन सोसाइटी में जो इस सोशल सॉलिडारिटी के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना और उस प्रिंसिपल को रेगुलेट करना, डेवलप करना, ये जो काम है वो वहाँ पे सिर्फ स्टेट का होता है। सो अगर स्टेट इसमें फेल हो जाता है टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, लोग वहाँ पे रिवॉल्ट कर सकते हैं, एंड लोग जो स्टेट है उसको वहाँ पे सप्रेस करने का काम भी कर सकते हैं। तो अगर स्टेट वहाँ पे इफ़ेक्टिवली उस प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो लोग क्या करेंगे, स्टेट को भी वहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ऐसे जो सिस्टम है वो वहाँ पे डिगेट जो है वो अपनी थ्योरी में वहाँ एक्सपाउंड करते हैं या प्रोपाउंड करते हैं। अभी वाइल emphasizing this particular principle of social solidarity, डिगेट रिजेक्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, एंड ही अंडरस्टूड बोथ मस्ट सर्व द एंड ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। तो प्राइवेट लॉ में और पब्लिक लॉ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, और दोनों ने अल्टीमेटली जो एंड है, जो एम है, जो ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट है सोशल सॉलिडारिटी का, उसके लिए दोनों ने काम करना चाहिए। तो प्राइवेट लॉ भी हो या पब्लिक लॉ भी हो, तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक हम ये कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसमें ये बेसिकली पॉजिटिविस्ट है, लेकिन पॉजिटिविस्ट होते हुए भी ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, वो प्रिंसिपल बेसिकली नेचुरल लॉ थ्योरी की तरफ ज़्यादा बैलेंस होता हुआ हम देखते हैं। एंड सो द क्रिटिसिज्म कैन बी लेवी अगेंस्ट दिस कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, दैट दिस इज़ समथिंग द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लॉ आइडियल, रादर इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। लेकिन डिगेट जो है वो पॉजिटिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी he emphasize on this particular natural law ideals while giving the concept of social solidarity. Now he advocated for minimization of state intervention. Now जहाँ तक minimization of state intervention की बात हम करते हैं, तो ऐसे मैनर में कि जब स्टेट बिकम अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, आप अगर ऐसे बोलते हैं कि स्टेट जो है इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए टू मेंटेन दैट सोशल सॉलिडारिटी, तो ये थोड़ा डाइजेस्ट होने जैसा नहीं है। तो जहाँ तक सोशल सॉलिडारिटी की बात हम करते हैं, उसको अगर इफ़ेक्टिव मैनर में एनफोर्स करना है, तो आज की डेट में रोल ऑफ स्टेट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज स्टेट रेगुलेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेस हैं वो वहाँ पे अच्छी तरह से बैलेंसिंग मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। लेकिन डिगेट जो है वो वाइल एम्फसाइजिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, ही नॉट रिकॉग्नाइज एक्चुअली द रोल ऑफ स्टेट इन अ इफेक्टिव मैनर, एंड सो ये क्रिटिसिज्म भी डिगेट के ऊपर किया जाता है। इन द सेम मैनर जहाँ तक दूसरे ऑथर हैं, दैट इज़ हेयरिंग। नाउ ही वॉज द टीचर ऑफ रोमन लॉ, एंड रोमन लॉ के टीचर होने से ही हैव द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी, एंड he has a very scholarly in the legal system of Romans,
And so he published 4 volumes. He published 4 volumes under the title The Spirit of the Roman Law in the various stages of its development. तो ये 4 वॉल्यूम में उन्होंने पब्लिश किया. एंड अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लॉ? द पर्पज़ ऑफ लॉ इज़ नथिंग बट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट. तो ही बिलीव दैट कि इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. इंटरेस्ट ये परस्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेजर है एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन है. तो जैसे यूटिलिटेरियनिज्म में हम अंडरस्टैंड करते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल. तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर हियरिंग ही अंडरस्टूड दैट कि भाई इंटरेस्ट जो होता है दैट यू कैन सी इन द प्लेजर व्हाट वी आइडेंटिफाई इन द सोसाइटी एंड the avoidance of the pain, that is the actually the purpose of that particular law. Now individual interest जो है is made partly of a social purpose. individual interest जो होता है वो social purpose के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि जब भी हम individual interest को recognize करते हैं that individual cannot deviate from the society itself. So he in a relative manner he has to contribute for the society also. So he advocated that the individual and social interests, there is a very relation between these two particular things. और ये relation कैसे दिखाई देता है? From commerce, trade या society and state, इसमें जो आप relation देखते हैं ये वहाँ पे हम देखते हैं. तो जहाँ तक रिलेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो वो हाईलाइट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज़ पार्टली ऑफ द सोशल पर्पज़, मेड फॉर द सोशल पर्पज़ इन दैट. एंड सो जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द सोशल इंटरेस्ट, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रिकंसाइलेशन करना ज़रूरी है. ऐसी जो सोसाइटी होती है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है टू सिक्योर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो सोसाइटी बिलीव करती है कि ह्यूमन वांट्स जो है उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है उसका कोई पर्टिकुलर एंड नहीं है. ह्यूमन नेचर इज़ हैविंग दिस पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट ऑफ अनलिमिटेड वांट, कि जिसमें जितना मुझे मिलेगा उतना अच्छा है. ये ऐसा एक नेचर है. एंड सो जो सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट होता है कि जिसमें हम कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट ह्यूमन वांट्स ये वहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं. एंड सो हियरिंग, जहाँ तक राइट टू प्रॉपर्टी को हम देखते हैं तो हियरिंग जो है वो बिलीव करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है नॉट सोनली फॉर द ओनर्स बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी. तो ये सोसाइटी के लिए भी है. प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है. और इसी लाइन पे हम देखते हैं इन आर्स सिस्टम ऑल्सो, जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी एंड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब इसको कंटेस्ट किया गया, वी डाइल्यूटेड दैट स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी and we shifted it to 300A and that now become only constitutional right. क्योंकि अगर हमने प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट, एनफोर्सेबल राइट ऐसे अगर रखा तो देयर कैन नॉट बी द रिकन्सिलेशन ऑफ द सोशल इंटरेस्ट. तो सोशल इंटरेस्ट को अगर रिकन्साइल करना है तो यू हैव टू बैलेंस द इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. और इसके लिए पहले आपको इन लीगल सेंस ये मानना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो एक्चुअली किसी एक बंदे की नहीं हो सकती है, इंडिविजुअल की नहीं हो सकती है, वो होती है ऑफ द स्टेट, ऑफ द सोसाइटी. एंड सो सोसाइटी का भी वहाँ पे रिकग्निशन इन द प्रॉपर्टी वो वहाँ पे हियरिंग जो है वो वहाँ पे एम्फसाइज करते हैं. एंड सो लॉ मस्ट रिकन्साइल द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर विद दैट ऑफ द सोसाइटी. तो लॉ का ये काम है कि वो इंटरेस्ट
ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी उसको रिकंसाइल करे, उसको सेट करे with the interest of that society. He believed that law is a system reconciling conflicting interests. और इसमें फिर जो एयरिंग है ये बिलीव करते हैं कि जो लॉ है वो एक ऐसी सिस्टम होता है कि जिसमें हम कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिकंसाइल कर सकते हैं. एलरिक है अनदर ऑथर बिकॉज he was also the professor of Roman law, and then he advocated for this particular sociological school of jurisprudence. और वो भी मानते थे कि लॉ इज़ नथिंग बट द सोशल जो है बेसिस से वो वहाँ पे आता है. तो सोसाइटी इज़ द फाउंडेशन फॉर द लॉ, एंड सो लॉ डिराइव फ्रॉम सोशल फैक्ट्स एंड नॉट डिपेंड ऑन स्टेट अथॉरिटी. तो लॉ जो है वो डिराइव करता है फ्रॉम द सोशल फैक्ट and not derived from any particular state authority. So जहाँ तक लॉ के रिकॉग्निशन की बात हम करते हैं तो सोशल फैक्ट से लॉ आता है, किसी स्टेट से लॉ नहीं आता है. एंड सो जहाँ तक हम एरलिक की बात करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज ही बिलीव द गैप बिटवीन द नॉर्म्स ऑफ फॉर्मल लॉ एंड द एक्चुअल बिहेवियर. तो लॉ वी हैव टू सी फ्रॉम द सोशल फैक्ट. प्रैक्टिकली सोसाइटी में क्या कंडीशन है उससे हमें लॉ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल लॉ. फॉर्मल लॉ से हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो लेजिस्लेशन से लॉ आता है या जुडिशियल डिसीजन से जो लॉ आता है उसको हम फॉर्मल लॉ बोल सकते हैं. लेकिन यू विल सी दैट कि इन रियलिटी जो बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी है वो वहाँ पे डिफ़र करता है फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर फॉर्मल लॉ व्हाट वी अंडरस्टैंड इन द लीगल सिस्टम. एंड सो एरलिक जो है वो एम्फसाइज करते हैं कि सोसाइटी इज़ अ बेसिस ऑफ लॉ, और लॉ को सोशल फैक्ट से ही हमें परसीव करना चाहिए, नॉट फ्रॉम द मैंडेट ऑफ एनी फॉर्मल लॉ. लेकिन यहाँ पे जो एरलिक जो कहना चाहते हैं उसमें एरलिक ये भूल जाते हैं कि कभी कभी लॉ जो है वो सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नॉट एवरी टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी एज अ लॉ. समटाइम लॉ मस्ट गिव टू रिफॉर्म द प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर रीजनेबल मैनर. और इसमें ही हम देखते हैं कि ऐसे भी प्रैक्टिसेस सोसाइटी में होते हैं कि जो सोसाइटी के डेवलपमेंट को ही वहाँ पे स्टॉप करते हैं. तो ऐसे में ऐसे जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसके लिए वहाँ पे लॉ ने क्या करना चाहिए, इफ़ेक्टिव मैनर में रिफॉर्मेशन इन द सोसाइटी ये देने का काम भी करना चाहिए. लेकिन एरलिक जो है इस पर्टिकुलर फैक्ट को वो वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या फिर उसको अकाउंट में नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है. सो ये जो ऑथर है जो यहाँ पे हम देखते हैं वो बेसिकली एम्फसाइज़ करते हैं कि भाई सोसाइटी जो है वो बेसिक होता है जिससे लॉ तैयार होता है. और सोसाइटी जब हम मानते हैं तो इट इज़ अ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ द कलेक्टिव सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ द ऑल. और वो इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल. और ऐसे में उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको सेटल कैसे करना है, इसके लिए ये जो है ये यहाँ पे अपने ओन तरीके से वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ तक जो ऑथर हम देखते हैं उसमें एक चीज़ जो है जो एम्फसाइज ऑन द सोसाइटी एंड द वेरी balancing of the conflict with the individual interest and the interest of society, ये हम इसमें देखते हैं. और ये क्यों ये theory develop हुई है, this is a theory you can say which is a reaction against that particular era in which we understand कि society जो है वो वहाँ पे for their want and for their demands वो एक तरह से एक सोसाइटी जो है वल्नरेबल मैनर में जब आती है तो उसको एक
बूस्ट मिलने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कूल जो है वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर नंबर्स, इनके लिए ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थ्योरी है, वो वहाँ पे सामने आती है और इसे ही हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। अब यहाँ तक हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं and will continue Roscoe-Pound's theory of sociological jurisprudence in the next video. And so the part 2 of the sociological school of jurisprudence I would like to take with Professor Roscoe-Pound in detailed manner. So thank you very much up to this for watching this particular video, and will definitely meet soon with the another that particular video of sociological school of jurisprudence विथ Roscoe-Pound। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ ये वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।